So next is nomenclature. Okay, nomenclature is what? किसी भी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम असाइन करना, बायोलॉजिकल नाम देना, उसको एक टेक्निकल नाम देना, उसी को कहते हैं हम लोग नोमेनक्लेचर. क्लियर? ओके, सो दिस इज द assigning of a biological name, a biological name to organism. Biological name to organism. ठीक है, that is called nomenclature. ठीक है, nomenclature की डिटेल में हम बात करेंगे. ठीक है ना, नोमेनक्लेचर के रूल्स क्या है, गाइडलाइंस क्या है, इनके कोड्स क्या है, कैसे किया जाता है ये नोमेनक्लेचर, उसकी हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में. लेकिन उससे पहले हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ नोमेनक्लेचर. किसी भी ऑर्गेनिज्म के दो नाम होते हैं जी. क्लियर? एक तो होता है उसका कॉमन नेम. ओके, एक तो होता है उसका कॉमन नेम, जिसको कि हम वर्नाक्यूलर नेम भी कहते हैं. वर्नाक्यूलर नेम भी कहते हैं. ओके, किसी भी ऑर्गेनिज्म के दो नेम होते हैं, एक तो कॉमन नेम और एक साइंटिफिक नेम, बायोलॉजिकल नेम. कॉमन नेम को हम लोग वर्नाक्यूलर नेम भी कहते हैं. ये कॉमन नेम क्या होते हैं? ओके, दीज आर दी नेम्स इन लोकल लैंग्वेज. लोकल लैंग्वेज में किसी ऑर्गेनिज्म का जो नाम होता है उसी को उसका कॉमन नेम या वर्नाक्यूलर नेम कहते हैं. सो दिस इज द नेम ऑफ ऑर्गेनिजम्स, नेम ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन लोकल लैंग्वेज, इन लोकल लैंग्वेजेस. उसको बोलते हैं हम लोग कॉमन नेम या वर्नाक्यूलर नेम. जैसे कि रोज को हम लोग इंडिया में अपनी हिंदी में गुलाब कहते हैं, तो ये क्या हुआ? गुलाब का कॉमन नेम हो गया. क्लियर? जैसे कि बटरफ्लाई को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? अपने तितली बोलते हैं, तो ये क्या हो गया? इसका कॉमन नेम हो गया. लेकिन इसका साइंटिफिक नेम नहीं है, ये इसका कॉमन नेम है. क्लियर? देखिए, कॉमन नेम का अपना एक इंपोर्टेंस होता है, अपना एक यूज होता है. क्लियर? तो बात करते हैं हम लोग यूजेस ऑफ कॉमन नेम्स. इसके यूजेस क्या है? क्लियर? सबसे पहली बात तो जो कॉमन नेम्स होते हैं ना फ्रेंड्स, ये छोटे होते हैं बहुत. ठीक है ना? सो दीज आर ब्रीफ, दीज आर ब्रीफ, बहुत छोटे होते हैं. क्लियर? सो बोलने में आसानी होती है इनको. दूसरी बात, जो कॉमन नेम्स होते हैं वहां के लोकल पीपल, उस पर्टिकुलर लोकेलिटी में, उस पर्टिकुलर रीजन में जो लोकल पीपल है वो उस कॉमन नेम को इजीली बोल सकते हैं और इजीली उसको याद भी कर सकते हैं, याद भी रख सकते हैं. सो कॉमन नेम्स आर इजी टू प्रोनाउंस and remember by the local people of that particular locality. Clear? So common names are क्या है? These are easy to pronounce, easy to pronounce and remember by local people. Okay? दूसरा क्या है? ये जो कॉमन नेम्स होते हैं, ठीक है, कॉमन नेम्स उन वो लोकल पीपल उस पर्टिकुलर लोकेलिटी में उन कॉमन नेम्स और उन ऑर्गेनिजम्स के साथ बचपन से ही फैमिलियर होते हैं, बचपन से ही वो उसके बारे में जानते होते हैं. ठीक है ना, उनको उसकी नॉलेज होती है. ठीक है ना? सो लोकल पीपल आर अवेयर विद द कॉमन नेम एंड ऑर्गेनिज्म फ्रॉम चाइल्डहुड. क्लियर? लिख सकते हैं हम लोग लोकल people aware of. ओके, अवेयर या फिर हम कह सकते हैं familiar with common name of that organism, of that organism. क्लियर? तो ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई नया है, वो बचपन से उसके बारे में, उस कॉमन नेम को सुनता आया है कि पर्टिकुलर इस ऑर्गेनिज्म को इस नाम से जाना जाता है. क्लियर? बट ये होने के बावजूद भी साइंटिस्ट लोग, बायोलॉजिस्ट लोग अपने कम्युनिकेशन में, अपने डिस्कशंस में कभी भी कॉमन नेम्स को यूज नहीं करते. सो कॉमन नेम्स आर नॉट यूज्ड बाय द बायोलॉजिस्ट, बाय द टेक्निकल पीपल.
in their communications. Why? ऐसा इन common names में क्या प्रॉब्लम है, क्या कमी है? Yes, of course, there are certain disadvantages, some limitations associated with common names. Okay, वो disadvantages क्या है, उनकी हम बात कर लेते हैं. क्लियर? जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता है, बात करते हैं हम लोग क्या, disadvantages. Okay, disadvantages of common names. क्लियर? पहली बात तो किसी एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में, किसी एक पर्टिकुलर रीजन में दुनिया के सारे ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट नहीं करते. So all the organisms do not occur in a particular, in a single locality, in a single location. Therefore वहां के जो local people होते हैं, they are not familiar with those organisms, with the name of those organisms which do not exist in their locality. ठीक है ना? एक तो ये प्रॉब्लम्स है. तो पहली प्रॉब्लम क्या है? all organisms do not occur in any one locality. Okay, locality or you can say region. Clear? दूसरा इसका डिसएडवांटेज क्या है? कुछ ऑर्गेनिजम्स के कॉमन नेम्स ऐसे हैं जो कि मिसलीडिंग होते हैं, कंफ्यूजिंग होते हैं. नाम कुछ और है, नाम से कुछ और रिवील हो रहा है और कुछ लग रहा है, लेकिन नाम किसी और ऑर्गेनिज्म का. ठीक है ना? तो कुछ ऑर्गेनिजम्स के कॉमन नेम्स बहुत ही कंफ्यूजिंग और मिसलीडिंग होते हैं. जैसे कि सम कॉमन नेम्स आर मिसलीडिंग. जैसे कि फॉर एन एग्जांपल एक प्लांट है ट्राइडेंसिया. ओके, उसका नाम क्या है, कॉमन भाषा में उसका नाम क्या है? विडोज टीयर्स. ओके, विडोज टीयर्स. अब देखिए है तो ये ट्राइडेंसिया प्लांट्स और विडोज टीयर्स, कोई मैच ही नहीं है, बिल्कुल दोनों का मतलब अलग निकल रहा है. विडोज टीयर्स से ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई एनिमल या किसी ह्यूमन बीइंग, जैसे कोई घटना कुछ हो गया हो, कोई सैड इवेंट हो, और है ये नाम एक प्लांट का, तो दे आर जस्ट मिसमैचिंग, मिसलीडिंग एंड कंफ्यूजिंग. ओके, जैसे कि एक प्लांट का नाम है हैंड एंड चिकन. देखो कितना अटपटा सा नाम है, प्लांट का नाम है लेकिन हैंड एंड चिकन, कोई सेंस ही नहीं है. ठीक है ना? ऐसे लग रहा है जैसे उस प्लांट पर अंडे लगते हो या मुर्गियां बैठती हो या कुछ और मुर्गियों से अंडों से संबंधित ऐसा कुछ लग रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है. दिस नेम nothing has with that kind of image what we are thinking of. Clear? So एक प्लांट का नाम है हैंड एंड चिकन. So that's just a misleading and confusing name. दूसरी बात, एक प्लांट है जैसे कि forget me not. ऐसे एक प्लांट है love in a mist. ऐसे एक प्लांट है जैसे कि yesterday, today, tomorrow. ये क्या है? These are the names of certain organisms. देखो कितने अटपटे से नेम है, कंफ्यूजिंग और मिसलीडिंग नेम्स हैं. इसलिए भी इन नाम का यूज नहीं होता साइंटिफिक कम्युनिकेशंस के अंदर. ओके, और क्या प्रॉब्लम है? कुछ ऑर्गेनिजम्स के नाम जस्ट इनकरेक्ट होते हैं, एकदम से गलत ही होते पहले से ही वो. सो सम कॉमन नेम्स आर इनकरेक्ट. ओके, जैसे कि आपने सुना होगा स्टारफिश. ओके जी, स्टारफिश, सिल्वरफिश. ओके जी, स्टारफिश है, सिल्वरफिश है. ठीक है जी. ऐसे लग रहा है फिश से जैसे कोई मछली हो. मछली मतलब नॉर्मल मछली, जैसे मछली कहने पर हमारे सामने जो इमेज बनती है ना, वो वाली मछली का इससे कोई लेना देना नहीं है. क्लियर? स्टारफिश, सिल्वरफिश, these have nothing, these do not have any relationship with those true fishes which we are thinking of.
क्लियर? तो बिल्कुल ही गलत नाम है, ठीक है ना? ओके, एक और प्रॉब्लम है इनके साथ। सी क्या कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनके कॉमन नेम्स दो देशों में, दो अलग अलग कंट्रीज में बिल्कुल अपोजिट होते हैं। सेम ऑर्गेनिज्म के दो अलग अलग कंट्रीज में कॉमन नेम्स बिल्कुल अलग होते हैं, अपोजिट होते हैं, उनका मतलब बिल्कुल एकदम से अपोजिट निकलता है। जैसे कि कॉर्न, ओके जी, कॉर्न हम सब जानते हैं। कॉर्न को अपन इंडिया में क्या कहते हैं जी? मेज बोलते हैं, यानी कि मक्का बोलते हैं। और कॉर्न को यूएसए में क्या बोलते हैं जी? व्हीट बोलते हैं, ठीक है? कितना नाम क्या? कॉर्न, इंडिया में मेज बोला, यूएसए में व्हीट बोलते हैं। कितना अपोजिट! हमारे यहां तो व्हीट का मतलब गेहूं होता है ना, तो एकदम से जस्ट अपोजिट मतलब निकल रहा है इसमें। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और क्या प्रॉब्लम्स है? कॉमन नेम्स एक ही भाषा में कॉमन नेम्स के बहुत सारे नाम होते हैं। एक ही ऑर्गेनिजम्स के एक ही भाषा में, सेम लैंग्वेज में बहुत सारे नाम होते हैं। जैसे कि मीन्स मैनी नेम इन सेम लैंग्वेज, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर वाटर लिली, ओके जी, वाटर लिली याद रखिएगा। एग्जांपल के तौर पर वाटर लिली को इंग्लिश में 15 नाम है, पता है? 15 इंग्लिश नेम्स। इट हैज 15 इंग्लिश नेम्स। इट हैज 44 फ्रेंच नेम्स and it has 81 Dutch names. 81 Dutch names. क्लियर? वाटर लिली एक ऑर्गेनिज्म है और एक ही ऑर्गेनिज्म के एक ही भाषा में, सेम लैंग्वेज में बहुत सारे नाम है। इंग्लिश में इसके 15 नाम है, फ्रेंच लैंग्वेज में इसके 44 नाम है, 44, और डच लैंग्वेज में इसके 81 नेम्स हैं। क्लियर? ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और क्या प्रॉब्लम है? और क्या डिसएडवांटेजेस है इनके लोकल नेम्स के? सी, एक ही कंट्री में, सेम कंट्री में एक ही ऑर्गेनिज्म के अलग अलग भाषा में कई सारे नाम होते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल बटरफ्लाई, ओके, बटरफ्लाई इंग्लिश नेम है जी। बटरफ्लाई को नॉर्थ इंडिया में, ठीक है जी, नॉर्थ इंडिया में तो तितली कहते हैं, ओके, इसको बांग्ला में प्रजापति कहते हैं। क्या बोलते हैं जी? प्रजापति बोलते हैं। और इसको तमिल में क्या बोलते हैं जी? विधातु पूची, विधातु पूची। सो देखो, ऑर्गेनिज्म एक है, कंट्री भी एक है, एक ही कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग लैंग्वेज में एक ही ऑर्गेनिज्म के अलग अलग नाम हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है ना? सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉमन नेम्स। देयरफॉर these common names are not used by scientists, by biologists in their general communications and discussions. Clear? Okay. दूसरा जो इनका ऑर्गेनिजम्स का नाम होता है वो होता है साइंटिफिक नेम। ओके, बात करते हैं उनके साइंटिफिक नेम की। क्लियर जी? ओके, साइंटिफिक नेम्स। चलिए जी, ये साइंटिफिक नेम्स क्या होते हैं, कैसे साइंटिफिक नेम रखते हैं ऑर्गेनिजम्स का, उनके प्रिंसिपल्स क्या है, रूल्स क्या है, उनके गाइडलाइंस क्या है जी उनकी, ठीक है ना? कैसे रखते हैं हम लोग, उसकी हम बात करेंगे, ठीक है जी। सी फ्रेंड्स, बात करते हैं हम लोग साइंटिफिक नेम की। ओके, साइंटिफिक नेम्स देखिएगा। साइंटिफिक नेम्स ऑर्गेनिज्म का जो बायोलॉजिकल नेम होता है, टेक्निकल नेम होता है, उसी को हम लोग साइंटिफिक नेम कहते हैं। क्लियर? ये जो साइंटिफिक नेम होते हैं इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। कितने जी? इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है ना? हर एक साइंटिफिक नेम के
दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो होता है जिसका फर्स्ट पार्ट और एक होता है जिसका सेकंड पार्ट। ठीक है जी। फर्स्ट पार्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं जेनेरिक नेम। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? जेनेरिक नेम। और सेकंड पार्ट को हम बोलते हैं जी स्पेसिफिक नेम या फिर स्पेसिफिक इपीथेट। स्पेसिफिक इपीथेट। ओके, चलिए इसको हम और आगे डिटेल में बताएंगे। उससे पहले हम ये जानते हैं कि वो कौन सी कमिटी होती है, वो कौन से पैनल्स होते हैं जो ऑर्गेनिजम्स का बायोलॉजिकल नेम डिसाइड करते हैं, साइंटिफिक नेम डिसाइड करते हैं। ठीक है ना। तो इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स की, साइंटिस्ट लोगों की, बायोलॉजिस्ट की एक कमिटी होती है, एक कमीशन होता है। वो कमीशन या उसको बोलते हैं इंटरनेशनल कमीशन ऑफ नॉमेनक्लेचर। ये कमीशन के एक्सपर्ट्स ही किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम रखते हैं। ओके, ये कमीशन की कॉन्फ्रेंसेस टाइम टू टाइम होती रहती है उन रूल्स और गाइडलाइंस को अपडेट करने के लिए, किसी नाम में या रूल्स में कोई भी अमेंडमेंट करना है उसके लिए। ओके, और ऐसा हमारे इंटरनेशनल लेवल पर 5 नोमेनक्लेचर कोड्स बने हुए हैं। वी हैव 5 नोमेनक्लेचर कोड्स। हर एक जितने भी हमारे पास बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के नोमेनक्लेचर के लिए वी हैव डिफरेंट कोड, प्लांट्स के नोमेनक्लेचर के लिए वी हैव डिफरेंट कोड, एनिमल्स के नोमेनक्लेचर के लिए वी हैव डिफरेंट वन, वायरसेस के लिए वी हैव डिफरेंट वन, कल्टीवेटेड प्लांट्स के लिए वी हैव अ डिफरेंट कोड। क्लियर? सो वी हैव इंटरनेशनल लेवल पर वी हैव 5 नोमेनक्लेचर कोड्स। ओके, ये कौन कौन से कोड्स हम बात करते हैं? 5 नोमेनक्लेचर कोड्स की, नोमेनक्लेचर कोड्स की। ओके, ये 5 नोमेनक्लेचर कोड्स कौन से हैं? नंबर 1 पहला है जी इंटरनेशनल कोड। ओके जी, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। ओके जी, बॉटेनिकल यानी कि प्लांट्स के साइंटिफिक नेम रखने के लिए वी हैव अ सेपरेट इंटरनेशनल कोड दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर, जिसको कि हम लोग ICBN भी कहते हैं। ICBN इसके एब्रीवेटेड फॉर्म है। दूसरा है जी हमारा इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। एनिमल्स के नोमेनक्लेचर के लिए वी हैव अ डिफरेंट कोड, जिसको कि हम ICZN भी कहते हैं एब्रीविएशन फॉर्म में। ओके, एक है जी हमारे पास इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल। ओके, बैक्टीरियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। जितने भी बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया के अलग अलग स्पीसीज का नाम रखने के लिए, साइंटिफिक नेम रखने के लिए वी हैव अनदर ICBN। ओके, देन वी हैव इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरसेस नोमेनक्लेचर, जिसको कि हम लोग ICVN कहते हैं शॉर्ट में। ओके, वायरसेस के नोमेनक्लेचर के लिए। ओके, वी हैव another code that is called international code for nomenclature of cultivated plants। of what? Of cultivated plants। यानी कि जिन प्लांट्स को हम लोग खेतीबाड़ी में यूज करते हैं, एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, उगाते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स वगैरह है, कल्टीवेटेड प्लांट्स के नोमेनक्लेचर के लिए वी हैव अ डिफरेंट एंड सेपरेट कोड, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट, यानी कि ICNCP। ओके, इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स। ओके, सो दीज आर द 5 कोड्स ऑफ नोमेनक्लेचर। ओके, अब हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर। ये कोड्स के अंदर ऐसे क्या रूल्स और कंडीशंस है जिनके आधार पर, जिनकी हेल्प से हम लोग
ऑर्गेनिजम्स का नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो बात करते हैं रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर की। ओके, इसकी बात करते हैं हम लोग रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर, रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर, राइट। सुनेंगे आप ध्यान से, रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर, क्लियर जी। ओके, सबसे पहला रूल क्या है? सबसे पहला रूल क्या है जी? फर्स्ट वन इज, जितने भी साइंटिफिक नेम्स होते हैं वो साइंटिफिक नेम्स के दो पार्ट्स होते हैं। बायोलॉजिकल नेम इज कंपोज्ड ऑफ टू कंपोनेंट्स, ठीक है ना। सो ए बायोलॉजिकल नेम, ए बायोलॉजिकल नेम इज कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स। जो फर्स्ट पार्ट होता है जी वो जेनेरिक नाम पार्ट होता है। क्या होता है जी? वो जेनेरिक पार्ट होता है या जेनेरिक नेम होता है। और जो सेकंड पार्ट होता है जी वो स्पेसिफिक नेम होता है। क्या होता है उसका? वो स्पेसिफिक नेम, जिसको हम लोग स्पेसिफिक इपिथेट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक इपिथेट भी कहते हैं। तो एक बायोलॉजिकल नेम के दो कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट इज जेनेरिक नेम एंड सेकंड पार्ट इज स्पेसिफिक नेम, जिसको स्पेसिफिक इपिथेट भी कहते हैं। ओके, जो जेनेरिक नेम है ये उस ऑर्गेनिज्म का जीनस को रिप्रेजेंट करता है। सो दैट जेनेरिक नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस टू विच दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स। क्लियर? सो दिस इंडिकेट्स जीनस, ओके, ऑफ ऑर्गेनिज्म, एंड स्पेसिफिक नेम इंडिकेट्स स्पीसीज ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। वो जो ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज है उसको रिप्रेजेंट करता है उसका सेकंड पार्ट, यानी कि स्पेसिफिक नेम। सो दैट इंडिकेट्स द स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। कौन सी स्पीसीज से बिलोंग करता है, दैट इज डिनोटेड बाय स्पेसिफिक नेम। क्लियर? दूसरा इसका रूल क्या है जी? जो साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक नेम के जो दो कंपोनेंट्स हैं दोनों ही पार्ट्स को सेपरेटली लिखा जाता है। ओके, बोथ पार्ट्स ऑफ बायोलॉजिकल नेम, ऑफ बायोलॉजिकल नेम आर रिटन सेपरेटली, आर रिटन सेपरेटली। उनको सेपरेटली लिखा जाता है, बीच में थोड़ा गैप स्पेस दिया जाता है, ठीक है ना। और क्या है जी? जो जेनेरिक नेम का फर्स्ट लेटर होता है जी, याद रखिएगा, जेनेरिक नेम का जो फर्स्ट लेटर होता है जी, ठीक है जी, पहला अक्षर होता है, दैट इज रिटन इन कैपिटल, उसको कैप्स में लिखते हैं। क्लियर? और जो सेकंड नेम, स्पेसिफिक नेम का जो फर्स्ट लेटर होता है दैट इज रिटन इन स्मॉल। ओके, याद रखिएगा, स्पेसिफिक नेम का जो फर्स्ट लेटर होता है दैट इज रिटन इन स्मॉल, उसको स्मॉल में लिखते हैं। मेरा कहने का मतलब बायोलॉजिकल नेम में केवल जेनेरिक नेम का जो फर्स्ट लेटर है उसी को कैपिटल में लिखते हैं, बाकी सारे लेटर्स को स्मॉल में लिखते हैं। क्लियर? नेक्स्ट रूल क्या है जी? बायोलॉजिकल नेम को हम लोग इटैलिक्स में लिखते हैं जी। कैसे लिखते हैं जी उसको हम लोग? इटैलिक्स में, इज रिटन इन इटैलिक्स। याद रखिएगा, इज रिटन इन इटैलिक्स, ठीक है। बायोलॉजिकल नेम्स को हम लोग इटैलिक्स में लिखते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्या है जी? बायोलॉजिकल नेम्स आर लैटिनाइज्ड, आर लैटिनाइज्ड। बायोलॉजिकल नेम्स को हम लोग लैटिन लैंग्वेज में लिखते हैं, लैटिन भाषा में लिखते हैं, ठीक है ना। अगर कोई नया ऑर्गेनिज्म है तो उसका नाम लैटिन भाषा में रखेंगे, और अगर पहले से ही कोई ऑर्गेनिज्म का नाम दिया हुआ है बायोलॉजिकल नेम किसी और भाषा में, तो उस नाम को हम लोग लैटिनाइज कर देते हैं, लैटिन में चेंज कर देते हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज जो लैटिन लैंग्वेज है दैट इज अ डेड लैंग्वेज नाउअडेज।
लैटिन इज अ डेड लैंग्वेज। इसका ज्ञान इसकी नॉलेज अब किसी को नहीं है, केवल कुछ एक्सपर्ट्स को छोड़ के। इसलिए बायोलॉजिकल नेम्स में, साइंटिफिक नेम्स में कोई भी व्यक्ति, कोई भी जन अनडिजायरेबल अपने मन मर्जी मन मानी चेंजेस नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो उसके साथ छेड़खानी नहीं हो सकती, ठीक है। दूसरी बात, जो बायोलॉजिकल नेम्स है, ठीक है ना, उनको हम लोग अंडरलाइन करते हैं। क्या करते हैं? उनको हम लोग अंडरलाइन करते हैं, ठीक है ना। बट जेनरिक नेम को अलग अंडरलाइन करेंगे और स्पेसिफिक नेम को अलग अंडरलाइन करेंगे। दिस मींस बोथ पार्ट्स ऑफ बायोलॉजिकल नेम आर अंडरलाइन सेपरेटली। क्लियर? बोथ पार्ट्स ऑफ biological name are underlined separately underline करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या होगा जी? बायोलॉजिकल नेम के पीछे हम लोग साइंटिस्ट का नाम भी लिखते हैं। ओके, कौन साइंटिस्ट? जिसने उस नेम को डिजाइन किया है, जिसने उस स्पीसीज को उस नेम को डिस्कवर किया है, उस साइंटिस्ट का नाम भी लिखते हैं बायोलॉजिकल नाम के पीछे। उस साइंटिस्ट का नाम या तो फुल कंप्लीट नेम लिखते हैं या फिर उसका एब्रीविएटेड फॉर्म लिखते हैं। क्या लिखते हैं उसका हम लोग? एब्रीविएटेड फॉर्म, ठीक है जी। ओके, साइंटिस्ट नेम is written, okay, scientist name is written after biological name, ठीक है ना, in full और abbreviated form, ओके, या तो फुल या एब्रीविएटेड फॉर्म, ठीक है। एक चीज और आप याद रखेंगे, इंपोर्टेंट वन, 1753 से पहले जितने भी बायोलॉजिकल नेम्स है, जितने भी नेम्स ऑर्गेनिजम्स के, दीज आर नॉट एक्सेप्टेबल, दीज आर नॉट वैलिड। 1753 से पहले, क्योंकि 1753 में क्या था जी? 1753 में एक बुक रिलीज हुई थी जिस कैरोलस लिनियस की, और उस बुक का पब्लिकेशन 1753 में, जिसका नाम था क्या जी? स्पीसीज प्लांटेरम। तो उस 1753 से पहले जो भी और एनी प्लांट्स के नेम है, दीज आर नॉट वैलिड, और 1758 से पहले के जो नाम है एनिमल्स के, दीज आर नॉट वैलिड। क्लियर? दूसरी बात, यहां पर कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म सेम स्पीसीज से बिलोंग करता है तो उस ऑर्गेनिज्म को, अगर कोई ऑर्गेनिज्म सेम, नॉट सेम स्पीसीज से, सेम जीनस से बिलोंग करता है, तो उस ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट स्पेसिफिक नेम दे सकते हैं। ओके, डिफरेंट स्पेसिफिक्स नेम नहीं दे सकते, दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। क्लियर? मैं फिर से बताता हूं इस चीज को। अगर कोई ऑर्गेनिज्म सेम जीनस से बिलोंग करता है तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को सिमिलर स्पेसिफिक नेम नहीं दिए जा सकते। ओके, कीप इट इन माइंड। अगर कोई ऑर्गेनिज्म सेम जीनस से बिलोंग करता है तो उनको सेम स्पेसिफिक नेम नहीं दिए जा सकते, ठीक है ना। और अगर कोई ऑर्गेनिज्म डिफरेंट जेनरा से बिलोंग करते हैं, तो उनको सिमिलर स्पेसिफिक नेम दिए जा सकते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम ट्यूब्रोसम एंड सोलेनम लाइकोपोडियम। ये क्या है? देखो सभी में सोलेनम, इसका ये साइंटिफिक नेम है। ये तीन अलग अलग स्पीसीज के, ये तीनों स्पीसीज सेम जीनस से बिलोंग करती है। जीनस क्या है? सोलेनम। इसका, ठीक है ना, इसका मतलब अगर कोई ऑर्गेनिज्म सेम जीनस से बिलोंग करता है तो उसको सिमिलर स्पेसिफिक नेम नहीं दिए जा सकते। यहां पर ये तीनों ऑर्गेनिज्म सेम जीनस से बिलोंग करते हैं, लेकिन तीनों के स्पेसिफिक नेम अलग अलग है, डिफरेंट है। दूसरी बात, और अगर कोई ऑर्गेनिज्म डिफरेंट जेनेरा से, डिफरेंट जीनस से बिलोंग करता है तो उनके सिमिलर स्पेसिफिक नेम दिए जा सकते हैं।
क्लियर? सो दिस इज अबाउट द नॉमेनक्लेचर। ओके, अब हम बात करते हैं, ये जो देखो याद रखिएगा, बायोलॉजिकल नेम में मोस्टली ऑर्गेनिजम्स के बायोलॉजिकल नेम में दो कंपोनेंट्स होते हैं, तो बायोलॉजिकल नेम्स के दो कंपोनेंट्स होना, इसको बोलते हैं हम लोग बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं जिसको हम लोग? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ओके जी, दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ओके, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का मतलब जब किसी साइंटिफिक नेम के, बायोलॉजिकल नेम के दो कंपोनेंट्स, यानी कि व्हेन बायोलॉजिकल नेम इज कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स, टू कंपोनेंट्स, कौन सा? जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम, तो ऐसे नॉमेनक्लेचर को हम लोग बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने शुरू किया? ये किसने दिया हमें? ये हमें दिया था किसने? कैरोलस लिनियस ने। याद रखना जी, किसने जी? कैरोलस लिनियस ने। कैरोलस लिनियस ने हमें दिया था जी, क्या? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, कैरोलस लिनियस का बहुत बड़ा रोल है इस टैक्सोनॉमी में, क्लासिफिकेशन में, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है ना? तो कैरोलस लिनियस को हम लोग, इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, इसको हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी भी कहते हैं जी, फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी भी कहते हैं। याद रखना, कैरोलस लिनियस को हम लोग फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। और अगर कैरोलस लिनियस के जीवन काल की बात करें तो इनका जन्म हुआ था जी 1707 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1778 में। ये इनका जीवन काल है। ठीक है जी। कैरोलस लिनियस की स्टडी कहां पर हुई थी? उपसाला यूनिवर्सिटी, उपसाला यूनिवर्सिटी। क्लियर? कैरोलस लिनियस ने 1730 में, याद रखना जी, 1730 में एक बुक लिखी जिसका नाम था हॉर्टस अपलैंडिकस, हॉर्टस अपलैंडिकस, अपलैंडिकस। उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था हॉर्टस अपलैंडिकस इन 1730, और इस बुक में उसने उन प्लांट्स को मेंशन किया, कौन से प्लांट? जो उनकी यूनिवर्सिटी के गार्डन में थे। क्लियर? यूनिवर्सिटी के वहां पे, उनकी उपसाला यूनिवर्सिटी में एक बॉटनिकल गार्डन था जिसका नाम था उपसाला बॉटनिकल गार्डन, उपसाला बॉटनिकल गार्डन। तो उपसाला बॉटनिकल गार्डन में जितने भी प्लांट्स थे उन प्लांट्स की इन्होंने स्टडी की और उन प्लांट्स का विवरण, उन प्लांट्स को मेंशन किया हॉर्टस अपलैंडिकस बुक में, जो कि 1730 में पब्लिश हुई थी। फिर उन्होंने 1732 में ये हॉर्टस अपलैंडिकस का सेकेंड एडिशन आया। ओके, सेकेंड एडिशन, सेकेंड एडिशन ऑफ हॉर्टस अपलैंडिकस। याद रखना जी, हॉर्टस अपलैंडिकस बुक का सेकेंड एडिशन कब आया? 1732 में। और अब इस सेकेंड एडिशन में इसने क्या मेंशन किया? जिन प्लांट्स को इसने फर्स्ट एडिशन में मेंशन किया था उन प्लांट्स का क्लासिफिकेशन उसने सेकेंड एडिशन में मेंशन किया। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल दोज प्लांट्स विच ही मेंशन्ड इन हॉर्टस अपलैंडिकस। ओके ओके। फिर 1735 में, 1735 में एक और उसने बुक लिखी, एक और बुक पब्लिश हुई जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी। क्या था जी? सिस्टेमा नेचुरी। याद रखिएगा, सिस्टेमा नेचुरी। ठीक है। और सिस्टेमा नेचुरी में व्हाट ही मेंशन, ही प्रोवाइडेड फाउंडेशन ऑफ क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ plants, animals and minerals. याद रखिएगा, he published another book in 1735 under the name Systema Naturae, and in Systema Naturae book he mentioned the fundamentals of classification, nomenclature and identification of plants, animals and minerals. Clear? उसके बाद फिर
1737 में एक और बुक उन्होंने लिखी जिसका नाम था हॉर्टस क्लिफोर्सियनिस। ओके, क्लिफोर्सियनिस, एक और उन्होंने बुक लिखी हॉर्टस क्लिफोर्सियनिस इन 1737। ये हॉर्टस क्लिफोर्सियनिस में उसने उन प्लांट्स को मेंशन किया जिनकी स्टडी उन्होंने गार्डन ऑफ जॉर्ज क्लिफोर्ड में की थी। ओके, एक गार्डन था वहां पर जिसका नाम था गार्डन ऑफ जॉर्ज क्लिफोर्ड। तो इस गार्डन ऑफ जॉर्ज क्लिफोर्ड में जितने भी प्लांट्स थे उन सब प्लांट्स की स्टडी की और उनको मेंशन किया हॉर्टस क्लिफोर्सियनिस बुक में। ठीक है ना। उसके बाद फ्रेंड्स 1737 के बाद उन्होंने एक और बुक इश्यू करी थी। ठीक है जी, 1737 के बाद उन्होंने एक और बुक इश्यू करी थी 1737 में ही, और बुक का नाम था जी जेनेरा प्लांटेरम। क्या था जी? जेनेरा प्लांटेरम। फिर 1738 में एक और बुक उन्होंने पब्लिश की जिसका नाम था जी क्लासेस प्लांटेरम। ठीक है जी। और फिर 1738 के बाद उन्होंने एक और बुक लिखी जी। ठीक है, 1738 में ही एक और उन्होंने बुक लिखी जिसका नाम था फिलोसोफिया बॉटनिका। याद रखिएगा, फिलोसोफिया बॉटनिका 1738 में लिखी थी। और इस फिलोसोफिया बॉटनिका में उसने क्या किया, सिस्टमा नेचुरी में और जेनेरा प्लांटेरम में जो भी इंफॉर्मेशन उसने मेंशन की थी उन इंफॉर्मेशन को और अपडेट करके और इंप्रूव करके मेंशन किया फिलोसोफिया बॉटनिका में। और उसके बाद उन्होंने 1758 में फिर एक और बुक लिखी जिसका नाम था जी स्पीसीज प्लांटेरम। क्या था जी? स्पीसीज प्लांटेरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, पॉपुलर बुक है उसकी। और इस बुक में उसने लगभग 1700 प्लांट स्पीसीज के क्लासिफिकेशन को मेंशन किया। 1700 प्लांट स्पीसीज का क्लासिफिकेशन उसने यहां पर मेंशन किया। ओके, 1700 प्लांट स्पीसीज फ्रॉम अबाउट 1000 जेनेरा, उनका क्लासिफिकेशन मेंशन किया था स्पीसीज प्लांटेरम में। और फ्रेंड्स फिर 1758 नहीं है फ्रेंड्स, ये 1753 है, राइट, 1753। ठीक है। फिर उसके बाद 1758 में उन्होंने एक और बुक लिखी जिसका नाम था जी सिस्टमा नेचुरी 10th एडिशन। यानी कि यहां पर जो सिस्टमा नेचुरी आई थी इसका 10th एडिशन पब्लिश हुआ था 1758 में। ओके, 10th एडिशन ऑफ सिस्टमा नेचुरी बुक का 10th एडिशन रिलीज हुआ था जी 1758 में। और इस 10th एडिशन वाले सिस्टमा नेचुरी में उसने क्या मेंशन किया था? He mentioned the classification of more than 1500 species of animals। more than 1500 species of animals का क्लासिफिकेशन उसने मेंशन किया था 10th एडिशन ऑफ सिस्टमा नेचुरी में। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द नोमेनक्लेचर। क्लियर फ्रेंड्स? अब आपको एक चीज और बताते हैं हम लोग यहां पर। देखिएगा, हमने अभी क्या पढ़ा था? क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। क्लियर? ये तीनों क्या है? These are the basics of systematics. These are the basics of taxonomy। और ये जो तीन बेसिक्स है इनमें एक और बेसिक है जिसका नाम है जी कैरेक्टराइजेशन। क्या है जी? कैरेक्टराइजेशन। ओके, सो कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, ओके जी, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। ये सब क्या है? दीज आर दी बेसिक्स ऑफ टैक्सोनॉमी। और
systematics. Clear? So these characterization, identification, classification and nomenclature are what? These are the basics of taxonomy or you can say basics of systematics. ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं. कैरेक्टराइजेशन के बारे में मैं आपको और थोड़ा सा बता देता हूं. कैरेक्टराइजेशन का मतलब कि अगर मुझे किसी ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करना है तो उस ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करने के लिए मैं क्या करूंगा? उस ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टर्स की स्टडी करूंगा. ठीक है ना? तो ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टर्स की स्टडी करना, उस ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करने के लिए, इसी को बोलते हैं हम लोग कैरेक्टराइजेशन. कौन से कैरेक्टर्स? मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, बायोकेमिकल, साइटोलॉजिकल, इवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स, डेवलपमेंटल कैरेक्टर्स. डेवलपमेंटल से मतलब एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स, इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स, बिहेवियरल कैरेक्टर्स. ठीक है जी? रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स. इन सारे कैरेक्टर्स की स्टडी करना और कैरेक्टर्स की स्टडी करने के बाद उस स्पीसीज को डिस्क्राइब करना, इसको बोलते हैं हम लोग कैरेक्टराइजेशन. क्लियर जी? सो दिस इज ऑल अबाउट द लिविंग वर्ल्ड सेकंड पार्ट. ओके, थैंक यू.